हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं एडुकर्व और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक पूरी साइकोलॉजी पे सीरीज़। ये सीरीज़ इंट्रोडक्टरी सीरीज़ होगी जो कोई भी देख सकता है, इसके लिए किसी भी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है और इसमें हम सारे मेन टॉपिक्स जो भी मेजर साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहली वीडियो शुरू कर लेते हैं। 1960s में सभी फेमस साइकोलॉजिस्ट के बीच में एक डिबेट चल रही थी कि हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं वैसा क्यों करते हैं, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर जैसा है वैसा क्यों है। कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका नेचर पहले से ही डिसाइडेड होता है और ये उसने किसी से सीखा नहीं होता। इसका मतलब हमारा नेचर हमारे जीन्स में ही होता है, यानी पैदा होने से पहले ही हमारा नेचर डिसाइड हो जाता है। तो इसी बेसिक प्रूफ से वो श्योर थे कि जो हमारा नेचर है वो प्री डिटरमाइंड है। सारा नेचर हर एक इंसान का पहले से ही हमारे जीन्स में होता है, हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है। पर इसके बाद एल्बर्ट बेंडोरा नाम के साइकोलॉजिस्ट ने 1961 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया। ग्रुप 1 को एक वीडियो दिखाई जिसमें एक एडल्ट बोबो डॉल के साथ बहुत एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है। ग्रुप 2 को एक वीडियो दिखाई जिसमें एक एडल्ट बोबो डॉल के साथ सिर्फ खेल रहा है और ग्रुप 3 को कोई भी वीडियो नहीं दिखाई। और वीडियो दिखाने के बाद उन सबको एक रूम में भेजा गया और उस रूम में वही डॉल पड़ी थी जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को उस वीडियो में दिखाई। उस रूम में उन सबको एक टास्क दिया गया जो उस डॉल से रिलेटेड था और उस टास्क में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ग्रुप 1 था, यानी कि वो ग्रुप जिसने एग्रेसिव बिहेवियर वाली वीडियो देखी थी, उसने एक्चुअल में उस डॉल के साथ ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव किया एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स। इसका मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट बिना हमारे जाने हमारे बिहेवियर को बदल देता है। और उस स्टडी से ये भी पता लगा कि अगर बॉयज़ को उस वीडियो में एक एडल्ट मेल दिखाया जाए एग्रेसिवली बिहेव करते हुए, तो वो ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव करेंगे डॉल के साथ कंपेयर टू दोज बॉयज़ जिनको फीमेल एडल्ट एग्रेसिवली बिहेव करते हुए दिखाया जाता है वीडियो में। यानी कि जो लोग हमसे ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, हम उनके बिहेवियर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और उन्हीं को ज़्यादा फॉलो करते हैं। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बाद कहा कि हमारा बिहेवियर सोशल इमिटेशन या फिर एनवायरनमेंट पे ज़्यादा डिपेंड करता है, ना कि हमारे जीन्स पर। आज भी ये डिबेटेबल है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट इस बात पर तो अग्री करते हैं कि हमारा बिहेवियर जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों से ही इन्फ्लुएंस होता है और ये रेशो 30 to 70% के बीच में वेरी करता है। यानी कुछ लोगों का बिहेवियर एक लाइफ टाइम में 30% जीन और 70% एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो चुका होता है, या फिर 30% एनवायरनमेंट और 70% जीन से इन्फ्लुएंस हो सकता है। बट एग्जैक्ट रेशो या फिर ये कि जीन्स या एनवायरनमेंट कौन सा फैक्टर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन बिहेवियर के लिए, ये अभी तक डिटरमाइन नहीं हुआ है। साइकोलॉजी में बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और उनको हम डिस्कस करते भी रहेंगे, लेकिन सबसे पहली और मेन बात ये कि साइकोलॉजी है क्या। तो साइकोलॉजी इज सिंपली द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। लोग क्या और कैसे सोचते हैं, क्या और कैसे बिहेव करते हैं, क्या और कैसे फील करते हैं, ये समझने की कोशिश करता है साइकोलॉजी। तो ये साइकोलॉजी शुरू कहाँ से हुई? 500 BC यानी सोक्रेटिस के टाइम से ही माइंड बॉडी डिबेट चलती आ रही है। माइंड बॉडी डिबेट यानी कि जो हमारा माइंड है वो एक अलग स्पिरिचुअल एंटिटी है या फिर हमारी बॉडी का ही पार्ट है। तो काफ़ी अर्ली फिलोसोफर्स का मानना था कि माइंड एक बिल्कुल अलग चीज़ है जो फिजिकल मैटर से नहीं बना हुआ। इसे हम डुअलिज्म बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, डुअलिज्म मतलब कि चाहे तुम फिजिकल बॉडी को जितना मर्जी समझ लो, लेकिन उससे तुम माइंड के बारे में कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि माइंड और फिजिकल बॉडी बिल्कुल ही अलग चीज़ है। पर अगर ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं तो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि हम अपने माइंड से, अपनी सोच से अपनी बॉडी को कंट्रोल कैसे कर पाते हैं। तो इसके जवाब में रेनेस डिस्कार्टिस ने कहा कि हमारे ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड है और इसी ग्लैंड के थ्रू हमारे माइंड और बॉडी इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही पीनियल ग्लैंड, सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, ये पीनियल ग्लैंड। इसके अलावा हमारी माइंड और बॉडी बिल्कुल ही अलग है। लेकिन कुछ फिलोसोफर्स जो इसकी ऑपोजिट साइड पे थे, उन्होंने कहा कि ये क्या लॉजिक हुआ। वो मोनोइज्म में बिलीव करते थे। मोनोइज्म मतलब माइंड और बॉडी एक ही हैं
और माइंड बॉडी से कोई भी एक सेपरेट एंटिटी नहीं है। थॉमस हॉब्स जो मोनोइज्म में बिलीव करते थे, उन्होंने कहा कि ये जो सारे मेंटल इवेंट्स होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग वगैरह, ये हमारे ब्रेन में होते हैं। और यहीं से स्टेज सेट होना स्टार्ट हो गया कि अगर माइंड को समझना है तो ब्रेन को समझना होगा, क्योंकि सारे मेंटल इवेंट्स वहीं पे होते हैं। इसके बाद जॉन लॉक ने आगे की कहानी सेट की। उन्होंने कहा कि ऑल आइडियाज एंड नॉलेज आर गेन्ड एम्पायरिकली, यानी थ्रू आवर सेंसेस। मतलब सारी इंफॉर्मेशन सेंसेस के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती हैं, हमारा ब्रेन उनको प्रोसेस कर लेता है, और क्योंकि ब्रेन एक फिजिकल पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो हमारी बॉडी से, हमारी बाकी बॉडी से इंटरैक्ट कर लेता है, और इसीलिए हम अपनी थॉट से हमारी बॉडी को कंट्रोल कर पाते हैं। और इतना तो सबको क्लियर हो गया था और सारे साइकोलॉजिस्ट ने यहाँ पर इसको अग्री कर लिया था। लेकिन एम्पायरिसिस्ट एक और चीज़ कहते थे। वो कहते थे कि ऑब्जर्वेशन ही सबसे सही तरीका है चीज़ों को समझने का, रीज़न नहीं। क्योंकि सेंसेस के थ्रू क्या इंफॉर्मेशन ब्रेन में गई और उससे क्या बिहेवियर में चेंज आया, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही समझा जा सकता है। यानी एम्पायरिसिज्म में दो चीज़ें हैं कि हमारी सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, वहाँ प्रोसेस होती है और हमारा ब्रेन बॉडी पार्ट से इंटरैक्ट करता है, और दूसरी ये कि ऑब्जर्व करने से हम बिहेवियर को समझ सकते हैं। अब लेट 1800s में चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सामने आने लगी। ये थ्योरी कहती है कि माइंड कोई स्पिरिचुअल एंटिटी नहीं है, बल्कि एक प्रोडक्ट है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज होते हुए ऐसा बना है। डुअलिज्म, मोनोइज्म, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और साथ में चल रहे बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह से मिली प्रोग्रेस के बाद 1879 में विल्हेल्म वुंडेट ने वर्ल्ड की पहली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैबोरेटरी जर्मनी में ओपन की। यहीं पर मॉडर्न साइकोलॉजी का बर्थ हुआ। वुंडेट और उनके एक स्टूडेंट टिचनर का मानना था कि अगर हम माइंड को ब्रेक करके उसके सारे कंपोनेंट्स को और उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझें तो हम माइंड को समझ सकते हैं। इस अप्रोच को स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। लेकिन स्ट्रक्चरलिस्ट माइंड को समझने के लिए इंट्रोस्पेक्शन का यूज़ करते थे। मतलब लोगों के इनर एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करते थे कि वो लोग क्या फील कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत सब्जेक्टिव था, इसलिए स्ट्रक्चरलिज्म को कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता और ये ज़्यादा चला भी नहीं। इसके बाद आया फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म कहता है कि माइंड के कंपोनेंट्स के फंक्शन को समझो, ना कि स्ट्रक्चर को। फॉर एग्जांपल, अगर आप हैंड मूवमेंट को समझ रहे हो तो जो स्ट्रक्चरलिस्ट है वो समझेगा टेंडन्स को, बोन्स को, मसल्स को। लेकिन जो फंक्शनलिस्ट है वो सोचेगा कि हैंड मूवमेंट का फंक्शन क्या है, मतलब हैंड हमें अडेप्ट करने में हेल्प कैसे करता है, हमारे सर्वाइवल में या फिर हमारे किसी भी फंक्शन में वो काम कैसे आता है। स्ट्रक्चरलिज्म को पहले इंट्रोस्पेक्शन से समझा जाता था, लेकिन आज बहुत टेक्नोलॉजीज ऐसी अवेलेबल हैं जिससे हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझते हुए उसके फंक्शन को समझ पाते हैं। तो मतलब फंक्शनलिज्म में ही स्ट्रक्चरलिज्म इंटीग्रेट सा हो गया है, जिससे हम माइंड को आज बेटर समझ पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम साइकोलॉजी को 6 अलग अलग लेंसेज से देखने की कोशिश करेंगे और बहुत ब्रॉड सेंस में सारे साइकोलॉजी के एरियाज को समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेवर फॉरगेट टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव।